All right, good morning everyone and warm welcome to this video session of body fluids and circulation for rapid revision course, जहां पे बोर्ड पे हम कम लिखेंगे, एक्सप्लेन ज्यादा करेंगे. तो you have to watch and hear very carefully this complete and entire video for rapid revision course. You may say it as a crash course. कम टाइम में मैक्सिमम पॉइंट्स कैसे रिवाइज करें, तो उस हिसाब से ये वीडियो सेशन चल रहा है जिसमें हम कवर करेंगे पूरा NCERT प्लस फ्यू एडिशनल पॉइंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. राइट, सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली टिल द लास्ट. बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन ये आपको नीट 11th स्टैंडर्ड वॉल्यूम 1 में है और 12th स्टैंडर्ड में आपका एक टॉपिक है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन. तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस उस हिसाब से कवर किया है और सर्कुलेशन मतलब पूरा ये बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. सो ये कंसेप्ट क्या है, व्हाट एग्जैक्टली सर्कुलेशन? एज यू नो वी स्टडीड इन द पार्ट ऑफ सेल. सेल में हमने पढ़ा एवरी सेल इज लिविंग सेल. हर सेल जिंदा होती है. हर सेल, जैसे हम बोलते हैं ना हम जिंदा है, हमारी जान है, वैसे सेल जिंदा होती है. तो सेल को एनर्जी चाहिए, सेल को न्यूट्रिएंट चाहिए, सेल को ऑक्सीजन चाहिए, सेल की ग्रोथ होती है, सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है. तो ये सेल को पूरा सप्लाई करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सिस्टम हमारी बॉडी में, एनिमल की बॉडी में डेवलप होती है, दैट इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सर्कुलेशन. एज यू नो every living cell, look at this, is cell. Consider this as a cell. Every living cell should have, it should supply oxygen, nutrients and various substances. At the same time, various waste materials that are produced in the cell are thrown outside, and the system that supply these nutrients, enzymes, hormones, oxygen, etc. to the cell and collecting waste materials and carbon dioxide from the cell, and this system is known as circulatory system. This transport of materials takes place through the body fluids. In so many living organisms, so many lower animals like sponges and Coelenterata, they circulate, they perform this mechanism of circulation by transporting water. They circulate surrounding water through their body cavities, and they can do this exchange of materials with their body cells and tissues. In plants also, this exchange of materials takes place through flow of water, translocation, that is transportation. Plants में हम बोलेंगे transport in plants, आपने पढ़ा है, through xylem, phloem. वैसे हायर एनिमल्स में ये जो पूरा मटेरियल्स का सर्कुलेशन होता है दैट इज थ्रू ब्लड. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल बॉडी फ्लूइड, कॉमन बॉडी फ्लूइड दैट सर्कुलेट ऑल दीज मटेरियल्स एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स थ्रू द सेल्स. अनदर बॉडी फ्लूइड इज लिम्फ. सो ब्लड एंड लिम्फ क्या है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसके ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ब्लड और लिम्फ के जरिए, और ये पूरा मैकेनिज्म कैसे होता है सर्कुलेशन का, ये हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. तो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ सर्कुलेशन इज. एंटायर कंसेप्ट आप समझने की कोशिश करो. सर्कुलेशन मतलब एग्जैक्टली होता क्या है. ब्लड का कंटिन्यू फ्लो होता है, रिदमिक फ्लो होता है, यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो होता है, जिसके कारण ये जो ब्लड जा रहा है ब्लड वेसल्स में से, यहां से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स पूरे सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स को सप्लाई किए जाते हैं, और वेस्ट मटेरियल्स और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से कलेक्ट करके फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की ओर छोड़ दिया जाता है. दैट इज नोन एज सर्कुलेशन. सो द प्रोसेस ऑफ continuous and rhythmic flow of blood in particular direction for transport of metabolites and gases to different parts of the body and collection of waste materials from different parts of the body and transport of these materials to excretory organs through blood is known as circulation.
In circulation, the most common and important body fluid is blood, and lymph also plays an important role in circulation. So what are the components that we'll study about blood? तो ये चैप्टर में 3 अलग अलग सेक्शन है बच्चों, हिमेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी एंड एंजियोलॉजी. हिमेटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ब्लड. तो फर्स्टली यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्लड. सो ब्लड इज द स्पेशलाइज्ड connective tissue containing fluid matrix plasma and formed elements. मतलब cells, corpuscles, erythrocytes, leukocytes and platelets together formed elements. Blood is the fluid connective tissue. Blood is vital fluid in the human body. It is slightly alkaline in nature, having pH about 7.4. Right? It is a viscous fluid and it is heavier than water. Now, composition of blood. Blood is mainly composed of 2 parts, plasma and formed elements. Plasma constitute about 55% of total volume of blood, while formed elements constitutes about 45% of total volume of blood. Plasma is straw colored viscous fluid of blood. ब्लड का जो पानी होता है वो होता है प्लाज्मा, और उसमें कुछ डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और ब्लड में जो सेल्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये मिलके बनते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स. सो फर्स्टली अबाउट प्लाज्मा. It constitutes about 55% of total volume of blood. Plasma is mainly composed of 2 parts, water and other substances, organic, inorganic compounds. Plasma constitutes about 90 to 92% of water, and other substances are about 8 to 10%, of which 6 to 8% of proteins. Majority of proteins found in the plasma are in dissolved state, and these are albumin, globulin, fibrinogen, prothrombin, various types of clotting factors, bleeding factors. बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं. प्लाज्मा constitutes about 7% of proteins. ये तीनों के फंक्शंस आपको एनसीईआरटी में ध्यान में रखना है. Albumin plays an important role in maintaining osmotic balance, electrolyte balance, water and salt balance of body fluids. Globulins plays an important role in defense mechanism, protective mechanism में होते हैं globulins, वो हम पढ़ते हैं हेल्थ एंड डिजीज में. फाइब्रिनोजेन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड कोएगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग. उसके साथ में और भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं फॉर क्लॉटिंग एंड ब्लीडिंग फैक्टर्स. So these are major proteins found in the blood. Blood also contain very small amount of minerals like sodium, chloride, calcium, carbonates, bicarbonate ions, etc. And it also contain glucose, amino acids and lipids. Plasma plays an important role in transport of these all various materials in the blood to different types of tissues, and also collect waste materials from tissues and transport that materials to excretory organs. Now about formed elements. Blood के composition में जो formed elements है, that are nothing but cells or corpuscles. So erythrocytes, leukocytes and platelets together constitute formed elements. These are about 45% of total volume of blood. Erythrocytes, leukocytes, platelets, इनके common names: erythrocytes, red blood cells or corpuscles, leukocytes, white blood corpuscles, and platelets are called thrombocytes. Comparatively हम पूरे points पढ़ रहे हैं one by one. Erythrocytes are biconcave. ये देखिए ऐसे biconcave shape होता है. As it contain erythrocytes, ये आरबीसीज के अंदर रेड कलर्ड की रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती है. erythrocytes contain iron containing, it constitutes iron containing red colored respiratory pigment, hence it appear red in color and also named as RBC, red
blood corpuscle or red blood cell. It also has a large space for transport of oxygen. RBCs are enucleated or non-nucleated cells. It contain only hemoglobin. So about 12 to 16 gram % hemoglobin is found in RBCs. मतलब per 100 ml of RBCs contain about 12 to 16 gram % of this hemoglobin. Then leukocytes or WBCs. WBC or leukocytes are circular, spherical and these are nucleated. WBC के अंदर न्यूक्लियस होता है, RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ध्यान में रखना है. प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स बोन के कुछ सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज मेगाकैरियोसाइट्स. वो स्पेशलाइज्ड सेल्स के फ्रैगमेंट्स बनते हैं और उससे बनते हैं प्लेटलेट्स. सो प्लेटलेट्स आर आल्सो इन्यूक्लिएटेड और नॉन न्यूक्लिएटेड इरेगुलर अमीबॉइड सेल्स. राइट. इरिथ्रोसाइट्स और WBC, सॉरी इरिथ्रोसाइट्स. अब इरिथ्रोसाइट्स के कुछ कॉमन फीचर्स. Erythrocytes or RBCs are enucleated. RBCs contain red colored respiratory pigment called as hemoglobin. RBCs, total count of RBC is about 5 to 5.5 millions per cubic mm, that is mm cube. ये इसको ऐसे लिखते हैं mm raised to -3, मतलब per cubic mm, एक mm के क्यूब में लगभग 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन इतने आरबीसीज होते हैं इन नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स. देन लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज अबाउट 120 days. RBC plays an important role in transport of ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यहां पे आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होती है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन, एंड इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन transport of oxygen and carbon dioxide. Similarly, leukocytes are called WBCs. Leukocytes or WBCs are spherical, circular in shape. These are nucleated cells. Lifespan of these leukocytes or WBC is about लाइफ स्पैन इज अबाउट 3 to 5 days. कुछ बुक्स में दिया है 3 to 12 days. ये WBC के अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप का अलग अलग लाइफ स्पैन हो सकता है. आप यहां पे 3 to 4 और 3 to 5 days ध्यान में रख सकते हो. देन WBC काउंट होता है 6000 to 8000 per cubic mm. These WBCs, depending upon the cytoplasmic granules, there are different types of WBCs, granulocytes एंड अग्रैनुलोसाइट्स. ये अलग अलग टाइप के WBCs होते हैं. WBCs plays an important role in protective mechanism, defense mechanism, allergic reactions, phagocytosis. अलग अलग टाइप के अलग अलग फंक्शंस होते हैं WBCs में. Then platelet or thrombocytes. These are irregular non-nucleated amoeboid cells. These are also called thrombocytes. Total count of these platelets or thrombocyte is about 1,50,000 to 3,50,000 per cubic mm. Lifespan is about 5 to 10 days. 5 days to 10 days. यहां पे लिख देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो. 5 days to 10 days. Now these platelets plays an important role in blood coagulation, that is clotting, blood clotting. Blood clotting के बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स यहाँ पे प्लेटलेट से रिलीज होते हैं, बनते हैं. सो दीज आर मेजर पार्ट्स. अब इनका काउंट अगर बढ़ गया और कम भी हो गया तो डेंजरस है, जो आपको एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना है. इंक्रीज, abnormal increase in erythrocyte count is known as erythrocytosis. Decrease in RBC count is known as erythrocytopenia. Abnormal increase in RBC count is called erythrocytosis. That can cause a disorder called as polycythemia. Right? And decrease, abnormal decrease in this RBC count is known as erythrocytopenia, and it can cause anemia. मतलब RBC कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया तो टायर्ड फीलिंग आता है, नर्वसनेस आता है और एनर्जी बहुत कम होती है. दैट इज नोन एज मेनली एनीमिया.
Then leukocytes. Abnormal increase in leukocyte count is known as leukocytosis. Decrease in leukocyte count is called leukocytopenia. Constant, prolonged abnormal increase in leukocyte count can cause a dangerous disorder known as leukemia, that is blood cancer. Right? Then decrease in leukocyte count, WBC count, is known as leukocytopenia. Similarly, thrombocyte count if increase, it is known as thrombocytosis, can cause clotting disorder, and decrease in thrombocyte count is known as thrombocytopenia, which can cause bleeding disorders. So this is about formed elements and blood constituents. अब ब्लड में एक कंसेप्ट यहां पे जो रह गया प्लाज्मा में, प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन इज नोन एज सीरम. मतलब प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम. ये भी आपको ध्यान में रखना है. साइमल्टेनियसली हम अभी पढ़ेंगे ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, और उसके पहले ये ल्यूकोसाइट्स के अलग अलग टाइप्स. नाउ क्लियरली अलॉन्ग विथ WBCs आपको यह भी ध्यान में रखना है ये पूरे ब्लड के सेल्स कहां पे बनते हैं. इरिथ्रोसाइट्स, RBCs, WBCs, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, all these cells and entire blood formation takes place in bones. But in newborn babies or in infant मतलब जब ये बेबी मदर के वूम में होता है, मदर की यूट्रस में होता है, at that time blood formation actually takes place in liver also. These erythrocytes are formed in red bone marrow of long bones in adults, and in infants these are formed in liver. Similarly, RBCs are destroyed in spleen. स्प्लिन में जाके पूरा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है. दैट्स व्हाई स्प्लिन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज. दिया है बुक में, एनसीईआरटी में, आपको रीड करना है, ध्यान में रखना है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? स्प्लिन. स्प्लिन क्या होता है? जैसे एब्डोमेन में राइट साइड में होता है लीवर, वैसे लेफ्ट साइड में कैसे एक टिश्यू ऑर्गन होता है, ऐसे रेडिश ब्राउन पर्पल कलर का ऑर्गन होता है, दैट इज कॉल्ड अ स्प्लिन. वहां पे पूरे कुछ एंटीबॉडीज बनते हैं और ये हमारी बॉडी का फिल्टरेटिंग ऑर्गन्स है. राइट? देन WBCs. अब ध्यान दो, WBC के अलग अलग टाइप्स. ल्यूकोसाइट्स आर कॉल्ड WBCs. दीज आर न्यूक्लिएटेड सेल्स. ये अलग अलग टाइप के WBCs थोड़ी देर में देख लो. राइट? अब ये जो WBCs है, डिपेंडिंग अपॉन देयर साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ WBCs. अब ये इधर वाले तीन जो है दिख रहे हैं आपको, ये ग्रैन्युलोसाइट्स है. ये तीनों के साइटोप्लाज्म में देखो डॉट 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 दिख रहे हैं. दीज आर कॉल्ड ग्रैन्यूल्स. और वो जो है अग्रैन्युलोसाइट्स, वो WBC का साइटोप्लाज्म देखो प्लेन है, प्लेन, नॉट कंटेनिंग एनी ग्रैन्यूल्स, एंड दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड अग्रैन्युलोसाइट्स. Right? So WBCs, depending upon presence or absence of cytoplasmic granules, these are of two types, granulocytes and agranulocytes. Granulocytes are the types of WBCs in which cytoplasm shows many granules. There are three. Now depending upon shape of nucleus, there are three types of granulocytes: eosinophils, basophils and neutrophils. Eosinophils are also called acidophils. These are about 2 to 3% of total WBCs. ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछते हैं हर एक पॉइंट के ऊपर, हर टाइप के 4 पॉइंट्स ध्यान में रखो. राइट? सो eosinophils are the types of WBCs in which cytoplasm shows many granules. Nucleus is U-shaped or horseshoe-shaped nucleus. Bilobed nucleus दिखाई दे रहा है, U-shaped. Right? And these are also called acidophils. These are about 2 to 3% of total WBCs. Eosinophils plays an important role in allergic reactions. Also, it plays an important role in worm infestations. जब भी किसी बच्चे को वर्म इन्फेस्टेशन हो जाता है तो ये eosinophil काउंट बढ़ जाता है, and this is known as eosinophilia.
Abnormal increase in eosinophil count is called eosinophilia in allergic reactions, right? Then basophils. Basophils are very few in number. These are only about 0.5 to 1% of total WBCs. Basophils are also granulocytes. Nucleus is twisted or S-shaped. It acquire basic stain methylene blue. बेसोफिल सेल्स ये आप और एक बार पढ़ोगे हेल्थ एंड डिजीज में. ये सेल्स कुछ एलर्जिक, एंटी एलर्जिक और एलर्जिक कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं. बेसोफिल सेल सिक्रीट्स हिपारिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स. These plays an important role in allergic infections or allergic reactions. Then neutrophils. Neutrophils are abundant. Most abundant type of WBCs are neutrophils. These are about 60 to 65% of total WBCs. These are phagocytic cells. ये दो जो है neutrophils और monocytes. Neutrophil और monocytes. These are phagocytic leukocytes, while eosinophil, basophil and lymphocytes are non-phagocytic leukocytes. Phagocytosis मतलब वो फॉरेनर सेल को एनगल्फ कर लेते हैं. हियर न्यूक्लियस इज मल्टीलोब्ड. आप देखो न्यूट्रोफिल में न्यूक्लियस इज मल्टीलोब्ड. बहुत सारे लोब्स दिख रहे हैं. लोब्युलर न्यूक्लियस. न्यूट्रोफिल्स आर कॉल्ड polymorpholeucocytes. Polymononuclear cells. PMNL. पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स आर ल्यूकोसाइट्स. मतलब न्यूक्लियस जो है ना पॉलीमॉर्फिक होता है, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होता है. दीज आर फैगोसाइटिक सेल्स, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्शन. देन अग्रेनुलोसाइट्स. अब वो दो सेल्स देखो, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. मोनोसाइट्स आर अबाउट 6 to 8% ऑफ टोटल WBCs. मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट टाइप ऑफ WBC. सब में लार्ज है. न्यूक्लियस इज किडनी शेप्ड. दिख रहा है, लार्ज किडनी शेप्ड न्यूक्लियस. एंड साइटोप्लाज्म इज क्लियर. So here in monocytes also plays an important role in phagocytosis. Then about lymphocytes. Lymphocytes are about 20 to 25% of total WBCs. Lymphocytes are smallest type of WBC. पूरे टाइप्स में सब में छोटा शेप और साइज है लिम्फोसाइट्स का. न्यूक्लियस इज स्फेरिकल इन शेप. साइटोप्लाज्म इज क्लियर. There are two types of lymphocytes, T lymphocytes and B lymphocytes. क्या है हम पढ़ेंगे हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में. यहां पे इतना ही ध्यान में रखना है, lymphocytes plays an important role in defense mechanism, protective mechanism. T lymphocytes and B lymphocytes provide different types of immunity, that is cell mediated immunity system and antibody mediated immunity system. क्या है ये पूरा कंसेप्ट आपको हेल्थ एंड डिजीज में हो जाएगा. So these are various types of leukocytes. Dear students, next part is about blood coagulation और blood clotting. हमारी बॉडी में जब कंटिन्यू ब्लड फ्लो होता है तब ब्लड क्लॉट नहीं होता है. नॉर्मली यूजुअली ब्लड डज नॉट और ब्लड डू नॉट क्लॉट when it is present within the body or within the blood vessels because of various anticoagulants that are constantly secreted in the blood or blood vessels. ब्लड वेसल्स और ब्लड के अंदर एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं लाइक हिपारिन. इस वजह से हमारी बॉडी में जब कॉन्स्टेंटली ब्लड फ्लो होता है तब ब्लड क्लॉट नहीं होता है. बट एज सून एज देयर इज एनी इंजुरी और वुड, बहुत जोर से लग गया और टिश्यू को इंजुरी हो गई, डैमेज हो गया, तो इमीडिएटली इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग. खून आना शुरू हो जाता है. For some time there is constant bleeding, but after some time the blood slowly starts to become thick and viscous and it forms the scum. You will get that after some time it forms brown thick layer around that damaged tissue that is called scum or blood clot or coagulum. Do you know how and why this blood clots? Why the process of
coagulation takes place, that is mostly for preventing loss of blood. अगर ये ब्लड क्लॉट नहीं हो गया तो ब्लीडिंग होके ब्लड बाहर जाके खून खत्म हो जाएगा ना, इंसान मर जाएगा, एनिमल मर जाएगा। तो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है ब्लड क्लॉटिंग। जब भी ये ब्लड बॉडी से बाहर आता है, ब्लड वेसल रप्चर होके बाहर आता है, तो ये ब्लड का क्लॉटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। दिस इज नोन एज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। The process of blood coagulation, mechanism of coagulation is the sequential enzymatic reaction process. तो कैसे कैसे रिएक्शन होते हैं, कैसा ब्लड क्लॉट होता है, दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। एज सुन एज देयर इज एनी इंजुरी, देख रहे हैं आप यहां पे वो डायग्रामेटिकली है और इधर एंजाइमेटिक रिएक्शंस है। Whenever there is any injury, damaged tissues, और वहां से जो ब्लड बाहर आ रहा है, ये जो ब्लड लीक हो रहा है, ये ब्लड टिश्यूज में है प्लेटलेट्स। Damaged platelet cells start to secrete one of the enzyme, one of the chemical that is known as enzyme complex known as thrombokinase. Thrombokinase stimulate the production of various enzymes in the blood. ब्लड वेसल्स को स्टिमुलेट करता है अलग अलग एंजाइम्स के लिए, अलग अलग रिएक्शंस के लिए। इमीडिएटली दैट एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट द अदर फैक्टर प्रेजेंट इन द ब्लड कॉल्ड एज प्रोथ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिनोजेन। ऑलरेडी हमने पढ़ा है ब्लड के अंदर अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, राइट। तो सबसे पहला ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम स्टिमुलेट करता है ये प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को स्टिमुलेट करता है एंड इट कन्वर्ट दिस इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिनोजेन इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन एंड देन दैट इज प्रोथ्रोम्बिन एंड देन थ्रोम्बिन। अब दूसरा एंजाइम बन गया यहां पे ये डैमेज्ड प्लेटलेट्स की वजह से, दैट इज थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन नेक्स्ट रिएक्शन कॉज करता है। थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, थ्रोम्बिन इमीडिएटली कैल्शियम के साथ रिएक्शन करता है और थ्रोम्बिन और कैल्शियम की वजह से और एक एंजाइम जो मतलब और एक प्रोटीन जो ब्लड में होता है, दैट इज कॉल्ड फाइब्रिनोजेन। ये फाइब्रिनोजेन भी इनएक्टिव होता है जब ब्लड फ्रीली फ्लो हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये थ्रोम्बिन आ गया, कैल्शियम आ गया कांटेक्ट में, तो इनएक्टिव एंड सोल्यूबल फाइब्रिनोजेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंड इनसोल्यूबल फाइब्रिन। अब बन जाते हैं ऐसे फाइबर्स, फाइब्रिन का मेश बन जाता है, मेश जाली, into which RBC, WBC platelets get entangled and the block is formed, the scum is formed, the blood flow through this injured part stops, and this is known as blood coagulation or blood clotting. This process of blood coagulation is the process of sequential enzymatic reactions, and as it is the sequential enzymatic reactions, this process is called cascade process. आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं which one of the following reactions or process is to be known as cascade process and why? दोनों का रीजन ऑप्शन में देंगे। यहां पे ये जो ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस इज called as cascade process because of sequential enzymatic reactions. 3 सीक्वेंस में एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो गए। सबसे पहले रिलीज होता है थ्रोम्बोकाइनेज, जिसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिनोजेन का थ्रोम्बिन में कन्वर्जन होता है, एक्टिव थ्रोम्बिन। फाइनली क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एक्टिव थ्रोम्बिन एंड कैल्शियम, दिस inactive and soluble fibrinogen is converted into active and insoluble fibrinogen. अब insoluble बन गया, अब ब्लड में डिसॉल्व नहीं होगा, तो अब इसके फाइबर्स बन जाते हैं and these fibrins network fibrin is formed into which the blood cells get entangled and blood get clot, that is blood coagulation. नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम फाइंड आउट करना है। एग्जाम में पूछते हैं, बुक में दिया नहीं है, इट्स अ असाइनमेंट, राइट। सो दिस इज अबाउट ब्लड कोएगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग। मेरे प्यारे बच्चों, ब्लड ग्रुप्स जो है हमने 2 चैप्टर में अलग अलग जगह पे पढ़ा है। एक तो यहां भी दिया है, दूसरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी दिया है। ब्लड
के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, दैट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड ब्लड ग्रुप्स, अलग अलग है। अभी ह्यूमन बॉडी में जो कॉमन ब्लड ग्रुप्स है दैट आर डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज एंड द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज फाउंड इन द प्लाज्मा ऑफ दैट पर्सन्स। तो ब्लड ग्रुप के टाइप कैसे डिटरमाइन करते हैं? Types of blood groups are determined on the basis of presence of antigen present on the surface of RBCs. At the same time, there are different people found in which the plasma contain different antibodies. तो इसके ऊपर से 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स डिटरमाइन किए गए हैं। ऑलरेडी यू नो, यहाँ पे मैं फ्लो चार्ट में यहाँ पे बता रहा हूँ। सो लुक एट दिस चार्ट, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ। Individual or person with blood group A has antigen A on its surface of RBCs. Blood group B है तो एंटीजन B, ब्लड ग्रुप ए बी है तो सरफेस आरबीसी का जो सरफेस है उसके ऊपर एंटीजन हो गया ए बी, और वो ब्लड ग्रुप जिसका है इट हैज नो एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। नाउ एंटीबॉडीज, पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए हैज एंटीबॉडी बी, पर्सन विथ ब्लड ग्रुप बी हैज एंटीबॉडी ए, person with blood group AB has no antibody and person with blood group O has antibody A and B. Who can donate blood to whom? Person with blood group A can donate blood to A, AB and O. While receiving blood, it can receive the blood of A and O only. Person with blood group B can donate blood to B, AB and O. While receiving it, receive the blood of B only. Person with blood group AB can donate blood to AB only, while receiving can receive the blood of A, B, AB and O. That's why blood group AB is called universal recipient, while person with blood group O is known as universal donor, can donate blood to A, B, AB and O because it has no antigen, but while receiving can receive the blood of O only, and that's why it is the universal donor blood group. RH फैक्टर, RH फैक्टर मतलब और एक, ये ए बी एंटीजन के अलावा और एक एंटीजन होता है दैट इज डी एंटीजन। ये सबसे पहले रेसस मंकीज के आरबीसीज के ऊपर उसको ढूंढा गया, वो मिला, एंड दैट्स व्हाई दिस ब्लड ग्रुप इज नोन एज RH फैक्टर। अगर ये डी एंटीजन आरबीसीज के सरफेस के ऊपर है तो RH पॉजिटिव, नहीं है तो RH नेगेटिव। मतलब ए पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? RBC has a surface antigen A as well as antigen D. A negative मतलब that individual's RBCs have only A antigen but not D antigen. B positive मतलब B and D. B negative only B. AB positive antigen A, antigen B and antigen D is present on the surface but AB negative no D. Right? अब इसकी वजह से इनकॉम्पैटिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप क्या होता है? RH पॉजिटिव का ब्लड RH नेगेटिव को डोनेट नहीं किया जा सकता। मतलब इंडिविजुअल विथ RH नेगेटिव इफ रिसीव द ब्लड ग्रुप ऑफ RH पॉजिटिव देन RBCs entangle, RBCs may clump with each other and it can cause blood clotting and even severe reactions and person may die. Now what happens in RH नेगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव बेबी? RH नेगेटिव अगर मदर है और RH पॉजिटिव हस्बैंड है तो डेफिनेटली बेबी का जो ब्लड ग्रुप होगा वो RH पॉजिटिव होता है। मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, बेबी का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, तो ऐसी मदर फर्स्ट टाइम में वो बेबी को बियर करती है। जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, मदर और बेबी का ब्लड ग्रुप का कांटेक्ट आता है, ब्लड का कांटेक्ट आता है, तो बेबी के बॉडी के एंटीजन मदर की बॉडी में जाते हैं, मदर के ब्लड में जाते हैं, मदर के ब्लड में बन जाते हैं एंटीबॉडीज फॉर दैट पर्टिकुलर एंटीजन। इमीडिएटली अगर वो सेम मदर अगर सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होती है तो अब होगा क्या? मदर के ब्लड में जो एंटीबॉडीज बन चुके हैं वो एंटीबॉडीज प्लासेंटा से वो बेबी के ब्लड में जाएंगे, बेबी के बॉडी में जाएंगे, बेबी के ब्लड को, लिवर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। बेबी को सिवियर एनीमिया हो जाएगा, बेबी का लीवर खराब हो जाएगा, बेबी के बॉडी में आरबीसी बन नहीं सकेंगे, आरबीसी क्लॉट हो जाएंगे, और ऐसी जो बेबी है
जिसमें सिवियर एनीमिया है और जिसमें सिवियर लिवर डैमेज है, दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज नोन एज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस. इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, राइट. सिवियर एनीमिया होता है बेबी को और जॉइंडिस होता है इन दिस केस. बट दिस कैन बी ट्रीटेड बाय गिविंग एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शंस. मदर को एंटी आरएच एंटीबॉडी के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी, सो दैट मदर की बॉडी में जो एंटीबॉडीज बन गए वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एंड सेकेंड टाइम दैट मदर कैन बी कंसीव सेफली, राइट. So this is about blood group factors. So this is entire concept of hematology. Next lecture में हम पढ़ेंगे cardiology, right, and angiology. Thank you.